हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपनी एक टेस्ट है वो करेंगे। ये दोस्तों जो टेस्ट है वो इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर है, तो प्लीज़ टेस्ट को पूरा देना और वीडियो अंत तक देखना। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो अपने साथियों को शेयर करना ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टेस्ट के ऊपर। फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था। अब आपको पता होना चाहिए जो उत्तर गुप्त युग आया था और जो विश्वविद्यालय था वो प्रसिद्ध था। उस विश्वविद्यालय का नाम या तो कांची था या तक्षशिला है साथियों, या नालंदा या वल्लभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? अब क्वेश्चन ये है कि जो भारत के नेपोलियन की जो उपाधि है वो क्यों दी गई? तो नेपोलियन विश्वविख्यात एक नेता हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे कहते हैं। इसी प्रकार भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को दी गई थी, जो गुप्त वंश का एक शासक हुआ है। गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त हुआ है साथियों। और अगर बात करते हैं ईरान के नेपोलियन की, तो जो ईरान का नेपोलियन है, ध्यान देना, ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। नादिर शाह। और नादिर शाह ने तब आक्रमण किया था जब जब मुगल वंश का मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा, जिसने सर्वाधिक संगीत में निपुण था, ये वीणा बजाने में भी निपुण था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है साथियों, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवानी, जो आपको बताना है आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवानकनी जो माने जाते हैं वो कौन है? हमें ये बताना है कि जो गुप्त काल में या किसी भी काल में आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा थे, प्रसिद्ध ज्ञातज्ञ वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के जो चिकित्सा है वो माने जाते हैं। धन्वंतरी जिनकी याद में अपने धनतेरस भी बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? हमें यह बताना है जो फर्स्ट जो गुप्त शासक था वो ज्ञात, यानी जिसके बारे में पता चलता है, हमें कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, तो वो शासक था साथियों श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी थी, यानी प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त को ही हम बोल देते हैं आदि पुरुष, मूल पुरुष या गुप्त वंश का संस्थापक। तो श्रीगुप्त जो है वो फर्स्ट इसका शासक हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 क्वेश्चन है दोस्तों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर, ध्यान देना, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अब जो व्यापार है वो समाप्त हो गया जब रोमन साम्राज्य के द्वारा भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों, उन्होंने द्वारा जब आक्रमण किया था तो रोमन साम्राज्य का जो व्यापार है वो भारत के साथ समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिसने शून्य की खोज की या शून्य की खोज करने वाला देश भारत है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? अब हमें ये बताना, जो आर्यभट्ट महान विशेषज्ञ है, वराहमिहिर महान विशेषज्ञ है, ये जो दोनों व्यक्ति हुए हैं ये किस काल में हुए हैं? या तो वो गुप्त काल में हुए हैं, या कुषाण काल में हुई है दोस्तों, और या मौर्य काल में हुए हैं, या पाल वंश में। इनका तो दोनों का कोई संबंध नहीं है, कुषाण काल में वैसे भी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, गुप्त युग में आर्यभट्ट जिसने शून्य की खोज की थी, जिसने बताया था पृथ्वी घूर्णन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? जो इलाहाबाद का लेक है साथियों, उसके संबंध में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है उसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यानी समुद्रगुप्त ने जब शासन किया, और उनका जो शासन है वो गुप्त गुप्त वंश के इतिहास में एक संगीत प्रधान शासक माना जाता है। समुद्रगुप्त जो है उसने इलाहाबाद प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई थी हरिसेन नामक विद्वान से। हरिसेन, क्योंकि हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था साथियों, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी, जिसके बारे में समुद्रगुप्त की विजयों का हमें उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फयन किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? यानी जो चीनी
चाइना या चीनी से आने वाला यात्री जिसे देश का नाम था फयान, वो हमें बताना है किस गुप्त के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नहीं, समुद्रगुप्त काल में भी नहीं आया था और कुमारगुप्त काल के भी नहीं आया था। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड के काल में जो चीनी यात्री है फायन वो आया था, जिसने फोफा की जो है वो रचना की थी और भारत के जो बिहार है नालंदा है इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का जो प्रवर्तक था वो कौन था हमें ये बताना है। तो गुप्त वंश का जो प्रवर्तक है वो कौन था हमें ये बताना है। या तो वो घटोत्कच था, या श्रीगुप्त था, या चंद्रगुप्त फर्स्ट था, या समुद्रगुप्त था। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि उनका जो आदि पुरुष है या मूल पुरुष है वो श्रीगुप्त है। कौन है साथियों? श्रीगुप्त। अगर क्वेश्चन आ जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ वास्तविक, वास्तविक जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ राइट आंसर सदैव क्या होगा? वास्तविक में पूछा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, और वैसे गुप्त वंश का संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त है साथियों। 12वां क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त वंश आया था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो गुप्त राजवंश है वो कला एवं स्थापत्य कला के लिए बहुत विख्यात था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, यानी जो राज कार्य किया जाता था वो किस भाषा में किया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है पाली में, प्राकृत में, हिंदी में, या संस्कृत में? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा है उसका कार्य किया जाता था। राज कार्य से संबंधित जो भी, मैं लिख देता हूँ यहाँ, राज कार्य से संबंधित जो भी कोई बातें होती थी वो संस्कृत भाषा में की जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी गणितज्ञ था? और अभी मैंने बताया था जो गणितज्ञ था उसने जीरो या शून्य की खोज की थी, और शून्य की देन भारत की है। किसकी है? भारत की। तो भारत से ही होगा। तो दोस्तों वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो गुप्त काल का एक महान गणितज्ञ व्यक्ति था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना साथियों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करके रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, या तो वो सकंदगुप्त था दोस्तों, या समुद्रगुप्त था, या चंद्रगुप्त द्वितीय था, या कुमारगुप्त था? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और विक्रम संवत चलाया था, जो स्थान ईसा पूर्व भारतीय कैलेंडर से आगे रहता है, जिसे अपने हिंदू कैलेंडर के रूप में पूछते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से या निम्नलिखित में से गुप्त राजवंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यानी वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? दोस्तों वह शासक था सकंदगुप्त, और सकंदगुप्त है वह एकमात्र गुप्त वंश का राजा था जिसने हुणों, और हुणों का शासक था तोरमान। क्या था दोस्तों? तोरमान। और तोरमान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, और सकंदगुप्त के द्वारा उस जो आक्रमण है उसको विफल कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त संवत है वो स्थापित किया गया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के चांदी के जारी किए गए थे। किसके किए गए थे? चांदी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अभी बताया था उसने विक्रमादित्य की स्थापना की थी, या जो विक्रमादित्य चलाया था, तो विक्रमादित्य की उपाधि से उसे सम्मानित किया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका जो प्रेम है वो दर्शाते हैं? तो दोस्तों संगीत के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाते हैं गुप्त वंश के, क्योंकि गुप्त वंश में सर्वाधिक है वो संगीत या स्थापत्य कला से संबंधित है वो सिक्के जारी किए गए थे। 21वां क्वेश्चन है बाणभट्ट निम्न में से किसके सम्राट के दरबार में राजकवि था? राजकवि जो बाणभट्ट है दोस्तों वो हर्षवर्धन है उसके दरबार में था, और हर्षवर्धन का काल है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच रहा था। और इसी के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आया था मेगस्थनीज। तो ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के। बाणभट्ट है वो भी हर्षवर्धन के दरबार में था। हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा है यानी धर्म से संबंधित जो भी सभा है वो कहाँ आयोजित करता था? तो दोस्तों वो करता था सदैव प्रयाग में। प्रयाग वर्तमान में इसका नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। प्रयाग वैसे बिहार में पड़ता है। एक महान
रोमानी जो नाटक है। कादम्बरी का जो लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी का जो लेखक है वो बाणभट्ट है, जो हर्षवर्धन के दरबार में था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो दोस्तों रत्नावली हर्षवर्धन की है, प्रियदर्शी का भी है, नागानंद भी है। दोस्तों हरिश्चरित्र की जो रचना है वो हर्षवर्धन स्वयं ने नहीं की थी, बल्कि बाणभट्ट ने की थी। तो राइट आंसर यहाँ इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो दोस्तों सम्मान में की गई थी, वो की गई थी मेगस्थनीज। और अभी बताया था मेगस्थनीज है वो एक विदेशी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो क्या है? बैरोमीटर है। क्या है दोस्तों? बैरोमीटर के द्वारा अपने जो है वो वायुमंडलीय दाब का पैमाना माप सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, अमीबा के कुल कितने सेल कोशिकाएं होते हैं? तो दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। नागालैंड भारत का जो विधिवत राज्य है वो 1964 में बना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों कौन सा है? मालखेड़ा। कौन सा है? मालाखेड़ा है वो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 165 के अनुसार, यानी 164 में प्रावधान दिया गया, 165 में नियुक्ति की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है? बेसिक सा क्वेश्चन है। फ्रीऑन जो गैस है वो रेफ्रिजरेटर में उपयुक्त की जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, तो जे जो थॉमसन है वो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। असमिया भाषा में मुद्रित जो प्रथम पुस्तक है दोस्तों वो कौन सी है? मोहन प्रकाश जो शर्मा है वो है। अपने बात रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान लिखने के बाद एक देश का भी लिखा था। देश का नाम है बांग्लादेश, जिसे अमूर सोनार बांग्ला भी कहते हैं। राष्ट्रीय गान की शुरुआत होती है। हीटर के तार में जो हीटर के तार है वो किस चीज़ से बने होते हैं, किस धातु से बने होते हैं? दोस्तों नाइक्रोम जो है उससे हीटर के तार बने होते हैं, जिसे अपने पानी गर्म करने में यूज लेते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार है, सदैव ध्यान रखना दोस्तों, बढ़ जाता है। क्या करता है? बढ़ता है, न कि घटता है। आप सोच रहे होंगे कि लोहे पर जंग लगेगी तो वो धीरे धीरे कम होगा। नहीं दोस्तों, ये राइट आंसर नहीं है। यहाँ राइट आंसर होगा बढ़ता है, तो सदैव ध्यान रखना बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप असम में किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है या तो पातालपुरी में है, या दार्जिलिंग में, या मुनावारी में है दोस्तों, शिव सागर में। दोस्तों यह राइट आंसर होगा मुनावारी में। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? दोस्तों स्टील में ध्वनि की चाल है वो अधिकतम होती है। किसे भविष्य की धातु, फ्यूचर की जो धातु है दोस्तों, टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों सोडियम है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वैसे यहाँ पारा भी होता तो राइट आंसर होता। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी थे। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों रमेश जी के ट्रिक के द्वारा डेली एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। कल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें मिलेगा आपको डेली वीडियो, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। जय हिंद साथियों।